राधा सक्सेना सहआचार्य गृह विज्ञान आपको आज बीए पार्ट तृतीय के होम साइंस सेकंड में एक टॉपिक खेल यानी प्ले पे आपको जानकारी दूंगी। उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका महत्व क्या है और वो बच्चों को कैसे प्रभावित कर रहा है और उसके क्या क्या विकास इससे प्रभावित हो रहे हैं, ये सब बातें की और विभिन्न प्रकार के खेलों के बारे में भी बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ आती है कि ये एक स्वाभाविक क्रिया है जो आत्म प्रेरित होती है, सेल्फ मोटिवेटेड और आनंददायक भी होती है। बालक के जीवन में चंचलता, प्रसन्नता, उत्साह, स्फूर्ति और स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न करता है ये खेल। खेल की अगर हम खेल को हम परिभाषित करें तो रेसेल के अनुसार खेल एक आनंददायक शारीरिक और मानसिक क्रिया है जो अपने आप में पूर्ण है और जिसका कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता। कोथरा को अगर उसकी राय में सुने तो खेल वह क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति उस समय व्यस्त होता है जब वो उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है और जिस कार्य को वो करना चाहता है। हरलॉक के अनुसार खेल वह कोई भी क्रिया है जो प्राप्त होने वाले आनंद के लिए होती है, परंतु इसके अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। और अगर हम इन सब की परिभाषाओं को समग्र रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि खेल एक स्वाभाविक और प्रेरित शारीरिक और मानसिक क्रिया है जो आप में पूर्ण है और कोई अव्यक्त लक्ष्य नहीं होता है। ये प्राप्त होने वाले आनंद के लिए की जाती है, परंतु इसका अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं किया जाता। ये बालकों को प्रसन्नता, चंचलता, स्फूर्ति और स्वतंत्रता का भाव भर देता है। अब आती है इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये एक आत्म प्रेरित शारीरिक मानसिक प्रक्रिया है। खेल शारीरिक और मानसिक क्रिया है, ये अपने आप में पूर्ण होती है। खेल का कोई गुप्त लक्ष्य नहीं होता, जो भी होता है प्रत्यक्ष लक्ष्य होता है। खेल का मुख्य लक्ष्य आनंद और स्वतंत्रता प्राप्त करना होता है। खेल बालकों में चंचलता और स्फूर्ति उत्पन्न करता है। बालक खेल के अंतिम परिणाम पर कोई विचार नहीं करते और खेल को जन्मजात प्रवृत्ति माना गया है। खेल सीखने और वातावरण पर आधारित है। इसी प्रकार प्रत्येक खेल में रचनात्मकता का पाया जाना भी आवश्यक नहीं है। अब आता है नेक्स्ट, बाल विकास में खेलों का क्या महत्व है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले। खेल का बालक के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। वो शारीरिक विकास के क्षेत्र में महत्व रखता है। शारीरिक और क्रियात्मक विकास को सहायता पहुंचाते हैं। बालक जितने भी क्रियात्मक खेल खेलता है उनसे उनके शरीर के विभिन्न अंगों का विकास होता है, मांसपेशियों का भी विकास होता है। क्रियात्मक खेल के द्वारा बालक के एक अधिक ऊर्जा का निष्कासन भी हो जाना चाहता है। जो भी जमा ऊर्जा है इकट्ठी पड़ी हुई है वो उसको खर्च कर लेता है। पूर्व बाल्य अवस्था में बहुधा दौड़ना, उछलना, कूदना, चढ़ना आदि खेल अधिक उपयुक्त समझे जाते हैं, जबकि उत्तर बाल अवस्था में पढ़ना, टेलीविज़न आदि देखना, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आदि खेल में बच्चों पर अधिक उपयुक्त समझे गए हैं। पूर्व बाल्यावस्था 3 साल से पहले, 6 से 12 हम बाल्यावस्था मानते हैं, स्कूल गोइंग एज, और 3 साल तक आजकल क्योंकि हमारा ये सिस्टम हो गया है कि हमें पढ़ाने भेजना पड़ता है प्री स्कूल और फिर स्कूल भेजा जाता है, तो प्री स्कूल में इसमें 3 से 6 है, उसमें ये बाल्यावस्था में आती है। पूर्व और उत्तर वाली 6 से 12 वाला। फिर मानसिक विकास के क्षेत्र के महत्व। मानसिक विकास में भी क्षेत्र में इसका महत्व है। जो भी ये चिंतन, कल्पना, तर्क, स्मृति, बुद्धि आदि मानसिक योग्यताओं का विकास में सहायक होता है। आपने देखा होगा जब अपन चेस वगैरह खेलते हैं तो सोच करना पड़ता है कैसे करना है। हर गेम में कुछ ना कुछ वो होती है। यहाँ तक कि अपन आउटडोर गेम्स खेलते हैं उसमें भी हमें ऐसा लगता है कि कितना फास्ट डालना है, किसका हाथ कितना तेज चल रहा है, या उसका ये
कमज़ोर पॉइंट कौन सा है जिस पर मैं पॉइंट्स ले सकती हूँ। ये सब बातें तर्क से होती हैं, चिंतन से होती हैं और खेलने के बाद में अनुभव से सीख जाते हैं बच्चे। ताश, क्विज, पेजल, शतरंज तर्क और चिंतन का विकास में सहायक होते हैं और पजल्स वगैरह में भी खिलौने के रूप में आते हैं। तो उससे कई बार ABCD अक्षर जोड़ने के चक्कर में हमें ABCD लिखना आ जाता है छोटे बच्चों को। फिर ये इमोशनल यानी संवेगात्मक विकास के क्षेत्र में भी बहुत महत्व रखता है। ये इमोशनल कंट्रोल सिखाता है, नियंत्रण सिखाता है, सहनशीलता, त्याग, सच्चाई, सहानुभूति ऐसे गुण अधिक पाए जाते हैं। और हम लोग कभी गुस्सा नहीं होते हैं खेल में, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो वो सब चीज़ें हम धीमे धीमे सीख जाते हैं। चिकित्सा भी है, विषयक मूल्य, इसका थेरेपेटिक मूल्य भी है। इससे तनाव कम होता है। जो भी हमारा अभिव्यक्ति, हम जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं संवेग, तो उनको भी हम इस गेम के द्वारा अभिव्यक्त कर पाते हैं और इस तरह से वो जो वेग जो हमें परेशान कर रहा होता है वो निकल जाता है। चलचित्र, टेलीविज़न यानी खेलों के दूसरे बच्चों को देखकर भी अपनी इच्छाओं को और चिंता, भय आदि को त्याग कर देते हैं। ये भी होता है कई बार कि हमें दूसरों को देख के हम प्रेरित हो जाते हैं कि वो भी खेल रहा है, हम भी खेल सकते हैं। सामाजिक विकास में महत्व है इसका। समाज में संपर्क में दूसरे बच्चों के संपर्क में आता है और इसलिए समाजीकरण भी होता है। सहयोग, सहानुभूति, सहनशीलता आदि सीखता है। समाज के साथ अनुरूपता स्थापित करने की सहायता मिलती है। अपने रोल्स भी सीखता है और नैतिक विकास में भी इसका बहुत महत्व है। बालक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खेल के माध्यम से ही सीखता है। खेल के द्वारा जल्दी बालक सीख जाता है कि ईमानदार, सच्चा, आत्मनियंत्रित रहकर खेल के समूह का सदस्य बन सकता है और चारित्रिक दोष जो होते हैं वो बालक के साथ खेल में सम्मिलित नहीं करते हैं। ऐसे जो बच्चे जो लड़ाकू किस्म के बच्चे होते हैं उनको वो नहीं खिलाते हैं, तो इसलिए मुझे अच्छा बच्चा बनना है, तभी वो लोग मेरे को खिलाएंगे। रचनात्मक मूल्य, बालकों के खेल से रचनात्मकता उत्पन्न होती है। विचारों के आधार पर खेल के नए ढंग से खोजकर खिलौनों से खेलते हैं। खेल में बच्चों को रचनात्मकता से संबंधित विचार मिलते हैं, उन्हें खेल के बाहर भी उपयोग कर सकते हैं वो लोग। आत्म अंतर्दृष्टि का महत्व है। खेल से बच्चों के अपनी योग्यताओं का ज्ञान होता है। दूसरों की तुलना में अपनी योग्यताओं का वो मूल्यांकन कर पाता है। ज्ञान के आधार पर आत्म प्रत्यय का वास्तविक विकास होता है। वास्तविक आत्म विकास प्रारंभ हो जाता है। आत्म अंतर्दृष्टि के आधार पर अपने जीवन को आने वाली समस्याओं का समाधान करके समायोजन में सहायता मिलता है, तो वो अपने बारे में भी जानकारी हासिल कर लेता है। शिक्षा में महत्व, खिलौनों के साथ बच्चे विभिन्न रंगों को पहचानना सीख जाते हैं, विभिन्न कौशलों को भी खेल के साथ सीखते हैं और उससे हमें बहुत कुछ प्रभाव पड़ता है कि किस चीज़ को कैसे क्या करना चाहिए, कौन किस तरह से वो खेलते हैं, क्या चीज़ ध्यान में आ रही है, नंबर्स कैसे याद रखने हैं, वो सब बातें भी सीख जाते हैं बच्चे। बालकों की खेल की विशेषताएं, एक निश्चित प्रतिमान होता है, निश्चित पैटर्न होता है जिससे वो खेलते हैं। एक तो होता है खोजक अवस्था, एक्सप्लोरेटरी स्टेज। इसका मतलब है कि 3 माह की अवस्था में इस अवस्था में चीज़ उसके सामने आती है तो वो देखता है और उसे झपटने का प्रयास करता है। इस अवस्था में उसके हाथों में क्रियात्मक और कौशलों के विकास प्रारंभ हो जाता है। टॉय स्टेज, 1 वर्ष की अवस्था में बालक खिलौनों से खेलना प्रारंभ करता है। लगभग 8 वर्ष की आयु में वो खिलौने से चरम सीमा पे पहुंच जाता है खेलना, और 2 वर्ष की आयु तक बालक ये समझता है खिलौना ही जीवन है। फिर खेल अवस्था, अच्छी तरह समझने लगता है कि खेल क्या है और उसके खेलों में रुचि डेवलप होती है। सामूहिक खेलों में वो रुचि लेने लगता है, स्कूल जाना प्रारंभ कर देता है, उसकी हॉबीज़ बनती हैं, उसके शौक बन जाते हैं, क्या क्या चीज़ें नए खेल खेलने। फिर डे ड्रीमिंग चालू कर देता है। डे ड्रीमिंग में वो तरह तरह के काल्पनिक बातें सोचता है और काल्पनिक खेल खेलता है। फिर परंपराओं से प्रभावित होते हैं, उनसे जो हमारे समाज से जुड़ी होती हैं, जैसे सितोलिया और हम पतंग
तौलिया और पतंग उड़ाना मकर संक्रांति पे स्टार्ट करते हैं, तो वो सब हमारी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर आपका आता है कि जैसे आयु बढ़ती है तो धीमे धीमे हमारी जो खेलने की वो जो क्रियाएं हैं वो कम होती जाती हैं, और 7 वर्ष की अवस्था में खेल क्रियाओं की औसत 27 है, तो 11.5 वर्ष में 21 ही रह जाएंगी, और फिर 13 ही रह जाएगी औसत लेवल। और धीरे धीरे बच्चा कम खेलना चालू करता है। बालकों में खेल में भिन्नता पाई जाती है। बालक अलग अलग तरीके से उस खेल को समझते हैं और उसी हिसाब से वो उसे खेलते हैं। शारीरिक क्रियाओं से संबंधित खेल आयु के साथ बढ़ने के साथ घटते जाते हैं, और खेल में अनौपचारिक से औपचारिक परिवर्तन आते हैं। यानी कि पहले अनौपचारिक रूप से उसको खेलते हैं, कई नियम कानून वो नहीं मानते क्योंकि उनको आते नहीं हैं, धीरे धीरे वो सीख जाते हैं, तो सीखने के बाद में उनको वो मानते हैं। फिर यौन उपयुक्तता है इसमें। फिर खेल के साथियों की संख्या बहुत महत्व रखती है। वो पहले शुरुआत में तो साथी ज़्यादा होने चाहिए, सब लोग खेलो उसमें वो इन्वॉल्व रहते हैं, पर धीमे धीमे वो समझ जाते हैं कि जिन्हें खेलना नहीं आता उनके साथ खेलने से हम कुछ नहीं सीखेंगे, तो इसलिए जो अच्छे परफेक्ट होते हैं बस उन्हीं के साथ खेलना पसंद करते हैं। फिर धीमे धीमे खेल के लिए समय वो कम देना चालू कर देते हैं, और उनकी विशिष्ट क्रियाएं आयु बढ़ने के साथ बढ़ जाती हैं। कुछ ऐसे कारक हैं जो कि हमारे खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। वो सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य सही है तो वो खेल में वो रुचि लेंगे, और बीमार रहते हैं वो रुचि नहीं ले पाते। सेक्स, लड़के लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ नहीं खेलती हैं। खाना बनाना, अलग अलग गेम्स हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेती हैं कि ये नहीं ये करेंगे हम तो। फिर इंटेलिजेंस, बुद्धि, अलग अलग इंसान पर डिपेंड करेगा कि वो कैसा गेम पसंद करता है। क्रियात्मक विकास, सामाजिक और आर्थिक स्तर के अकॉर्डिंग भी बच्चे खेलते हैं। फिर खाली समय में धीमे धीमे खाली समय कम मिल पाता है क्योंकि पढ़ाई चालू हो जाती है, उन्हें पढ़ाई में भी स्कोरिंग करनी होती है, तो इसलिए उनकी परसेंटेज वगैरह के ज़्यादा सोच हो जाता है, और टॉपर बनने के लिए भी उनको टाइम देना पड़ता है, तो इसलिए वो थक जाते हैं और वो खाली समय उनके पास ज़्यादा नहीं होता है खेल के लिए। वातावरण, कई जगह ऐसा है कि वातावरण नहीं मिलता है, इतना होमवर्क होता है कि वो करके जब निपटते हैं जितने तो रात हो जाती है, फिर वो सो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर अब बच्चे बहुत दूर दूर स्कूल जाते हैं, सुबह भी जल्दी जाते हैं तो बसेस भी टाइम लेती हैं, और शाम को वो लेट आते हैं, तो इतना टाइम ही नहीं मिलता। खेल के साधन सभी के पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं, कोशिश करके जुगाड़ करके जो वो कर पाते हैं वो कर लेते हैं, नहीं तो वो परेशान हो जाते हैं कि साधन हम कहाँ से जुटाएं। आयु बहुत प्रभावित करती है कि कम आयु के बच्चे अकेले खेलते हैं और बड़े आयु के बच्चे जो हैं वो ग्रुप वाले गेम्स खेलते हैं। वातावरण, सर्दी, गर्मी, बरसात, अलग अलग वातावरण है। गर्मियों में सुबह खेला जा सकता है या शाम को खेला जा सकता है, और सर्दियों में दोपहर में खेल सकते हैं, तो ये वातावरण भी उनको प्रभावित करता है। और पीयर ग्रुप तो प्रभावित करेगा ही। पीयर ग्रुप उसका कैसा है, कौन से गेम्स खेलता है, क्या पसंद करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो खेलेगा। फिर आता है आपके विभिन्न खेलों के प्रकार। एक तो है पैरेलल प्ले, इसमें वो स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, किसी की आवश्यकता नहीं होती है, और अकेले भी खेल लेते हैं खिलौनों से, और किसी की परवाह भी नहीं करते कि कोई खेल रहा है या नहीं खेल रहा है। सहचारी खेल, इसमें बच्चे को घसीट कर चलना आ जाता है, तो वो सोचता है एक नहीं 2 जने तो होने ही चाहिए, खेलने सीख जाते हैं, तो वो उस हिसाब से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, वो चिड़िया उड़ और वो सब ऐसे गेम्स खिलवाते हैं, तो वो सहचारी गेम्स हैं। फिर सामूहिक गेम्स, जबकि स्कूल एज में आ जाता है बच्चा तो सामूहिक गेम्स खेलने लगता है, और उसको ये आँख मिचौनी और फुटबॉल और हॉकी और क्रिकेट वगैरह ज़्यादा पसंद आते हैं, और उससे वो नेतृत्व, सहनशीलता, त्याग और नैतिक गुणों को भी सीख जाता है। फिर शारीरिक मानसिकता सक्रिय करने के आधार पर जो खेल खेले जा रहे हैं उसको शारीरिक और मानसिक रूप में कह सकते हैं।
शारीरिक रूप से मैदान में खेले जाने वाले खेल हैं, और मानसिक रूप से आप लोग चेस वगैरह, कहानियाँ, किस्से, पहेलियाँ बुझाना, ताश, शतरंज आदि खेलते हैं। खेल के स्थान पर खेलों के प्रकार हैं इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स। इंडोर गेम्स में सांप सीढ़ी वाला गेम, चाइनीज़ चेकर, शतरंज, ये सब इंडोर में आते हैं क्योंकि हम घर के अंदर खेलते हैं। आउटडोर में क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन इत्यादि। तो हमने अगर इनको खेल की साथियों की संख्या के हिसाब से बांटते हैं तो समानांतर, सहचारी और सामूहिक खेल। अगर हम उसको शारीरिक, मानसिकता, सक्रियता के आधार पर बांटते हैं तो शारीरिक खेल और मानसिक खेल, और स्थान के आधार पर खेलों को बांटते हैं तो इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स। और इस तरह आप लोग जानते ही हैं कि आजकल तो हम टेलीविज़न्स वगैरह में भी देखकर सीख जाते हैं कि खेल किस तरह से खेला जाता है, और धीरे ये खेल हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है और इसका बहुत महत्व है। इस पे ध्यान देना चाहिए। पढ़ना एक जगह है और खेल बाल्य अवस्था में और स्कूल एज में बहुत ज़रूरी है, तो इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए और ये कैरियर के रूप में भी बनाया जा सकता है।